नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि सब वेल होंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के बीच के विवाद को देखे थे और उस टॉपिक का एनालिसिस किए और हम उसमें से बहुत सारे जो परिणाम निकले थे, कॉन्सिक्वेंसेस उसको हम देखे, क्या-क्या हो सकते हैं। और इसी प्रकार आज हम एक और टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, वो है एमएसपी को लेकर। हालाँकि एमएसपी जो है फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है तो वो ख़त्म तो हो चुकी है, लेकिन अभी एमएसपी को लेकर और भी एक ज़ोर पकड़ा हुआ है कि एमएसपी को एक लॉ बनाने की जो फार्मर्स की इच्छा है, फार्मर्स यही चाहते हैं कि एमएसपी को जो है एक लॉ लॉ में कन्वर्ट करें। और इस टॉपिक को आज हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले आप सबों का स्वागत है फिर एक बार हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हम सबसे पहले एमएसपी को शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को पीछे जाकर देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड में क्या कारण है कि आज एमएसपी को लेकर इतने ज़्यादा फार्मर्स जो कंसर्न हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित है। दोस्तों, इस बात हमारे लिए सोचने वाली बात है और हम इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचे तो वास्तव में हमारे लिए भी एक देश के लिए भी एक कंसर्न की बात है, जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। तो इसका हम एमएसपी को समझेंगे। उससे पहले हम छोटी इसके बैकग्राउंड को देखेंगे कि एमएसपी है क्या चीज़। दोस्तों, रही बात हमारे देश जब आज़ाद हुई 1947 में, तब हमारे देश इतने सीवियर कंडीशन थी कि उतना एस्टैब्लिश नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस कम थे और बहुत सारे उसी समय जब रिसेंटली जब हमारे देश जो है इंडिपेंडेंट हुई, तब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए 1947 में और हम देखते हैं उसके बाद धीरे-धीरे अब और भी ये समस्या और बढ़ती गई। उस समय रिसेंटली जो गवर्नमेंट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उन्होंने जो है इस हमारे देश को लीड कर रहे थे। फिर आते-आते 1962 में चाइना इंडो वॉर हुई, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा अ, हमारे जो नुकसान हुए और बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें हम हार गए। उसी को देखते हुए फिर पाकिस्तान में फिर एक बार 1965 में फिर से युद्ध किया हमारे साथ। तो उसमें भी हमें बहुत लॉस तो हुई। जब दोस्तों 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुई, तो हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेस भी नहीं थे कि हम चाइना के साथ हम या उसके फेस टू फेस हम बैटल कर सकें। परंतु उस समय हमें ये महसूस हुआ हारने के बाद कि हमारे देश को कुछ ऐसी चीज़ों की कमी थी जिसके कारण हम इस बैटल को हार गए। तो सबसे पहली कमियाँ निकल के ये आई दोस्तों कि हमें जो जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें जो जवान हमारे देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वही उन्हीं को यदि उन्हें जो बेसिक चीज़ है, जो भोजन की व्यवस्था है, वही अच्छे से मुहैया नहीं कराएँगे तो हम बैटल को कैसे जीतेंगे? और ये तो एक हमारे सिक्योरिटी की एक कंसर्न थी हमारे देश के लिए और हमारे आंतरिक सिक्योरिटी या आंतरिक जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी एक कंसर्न थी दोस्तों। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री 1965 में आए हुए थे, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने ये निर्णय किया कि हम अपने जवानों को पहले भोजन की मुहैया कराएँगे। दोस्तों, जब भी यदि हमारे शरीर में भोजन या फिर हम किसी चीज़ प्रोटीन चीज़ों को लेते हैं, तो हमारे संतुष्टि जब हमारे अंदर जो शारीरिक रूप से जिस चीज़ की आवश्यकता है तकनीक की, वो चीज़ कम है। इसलिए 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ट्रेंड सा एक नारा चलाया दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। वो था जय जवान जय किसान। अर्थात जवानों को मोटिवेट करना था और किसानों को भी मोटिवेट करना था। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्णय किया कि यदि हम इस युद्ध को जीतना है, तो हमें सबसे पहले जवानों को मोटिवेट करना है और उनको भोजन की मुहैया कराना है। तो एक हमारे सभी देशवासियों को ये आग्रह किया कि सभी जो देशवासी है, वो एक समय का भोजन ना खाकर वो भोजन को सेना को या हमारे जवानों को दिया जाए,
जिससे उनको लड़ने की शारीरिक क्षमता मिले। और इस प्रकार की सोच को लिया और प्रधानमंत्री खुद ने एक समय के भोजन को त्याग कर उन जवानों को अपना भोजन दिया। तो हम दोस्तों उसका कॉन्सिक्वेंस से निकला कि अंतिम में हम उस युद्ध को जीत गए। तो यहाँ से एक जवानों के प्रति भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली एक नारा थी, जय जवान जय किसान करके। और साथ ही साथ वहाँ से एक और ट्रेंड चला कि किसानों के लिए भी कुछ हमें करनी है। तो उस समय निर्णय ये लिया गया कि 1965 में एक आयोग का भी गठन किया गया, जिसका नाम था स्वामीनाथन कमेटी करके। इस गठन में लेकिन दोस्तों इसलिए हमें महसूस हुई कि पहली बार हम चाइना के साथ जब युद्ध किए, उसके बाद पहली बार महसूस ये हुआ कि यदि हमें सरवाइव करना है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कराना है, तो हमें खुद से फसलों की प्रोड्यूस करना पड़ेगी। और हमें उत्पादन करके हमें इतना मजबूती होना है अंदर से कि कल के दिन यदि किसी के साथ और भी युद्ध करना पड़े तो हमें ऐसी या भोजन की कमी ना पड़े, ना ही हमारे सेना को, ना ही हमारे जवानों किसानों के लिए। तो इस प्रकार की जब सोच हुई तो तभी से ये ट्रेंड से चल गया दोस्तों। और उसके बाद 1965 में आते आते स्वामीनाथन कमेटी जो है का गठन किया गया। उसमें 3 चीज़ें बताया गया मुख्य रूप से। पहली बात तो किसानों से ये कहा गया कि हम जितने भी आपको फसलों की ज़रूरत है और जितने भी आपकी जो बीज हम जो सरकार देगी उसी को इस्तेमाल करना है। और हम खेती के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। और तीसरी बात जो है कि जितने भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका हम 2 गुना रुपये से हम उसको खरीदेंगे। अर्थात इस प्रकार के जो सरकार की ओर से कानून पास किया गया और इस प्रकार के गठन किया गया, आयोग बनाया गया। तो तब से दोस्तों किसानों के अंदर इतने ज़्यादा जोश आ गया कि मोटिवेट हो गए कि वे लोग जो है खेती करने में भिड़ गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि इतने ज़्यादा मोटिवेट होने के कारण इतने ज़्यादा खेती का उत्पादन कर दिए कि अब तब से हम देखें तो दोस्तों अभी तक हमें किसानों ने किसी भी तरह से हमें किसी भोजन की कमी होने नहीं दी है। इवन यहाँ तक हम बाहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही एक कारण है दोस्तों कि आज जो किसान जो है इतने ज़्यादा हमें भोजन की मुहैया करा रहे हैं किए। और उस समय के जो कंडीशन थी बहुत ही सीवियर थी दोस्तों, बहुत ही दयनीय थी। यदि इस प्रकार की यदि भावनाएं नहीं होती किसानों के अंदर या मोटिवेट नहीं होते तो आज हम आज़ादी जो हम वास्तव में हम आज़ादी को जी रहे हैं उस पर हम अच्छे से नहीं जी सकते दोस्तों। और यही कारण है कि वो डेमोक्रेसी को भी बनाए रखे किसानों ने। और आज हमारे लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। और आज फिर से वही स्थिति आ चुकी है कि किसानों आज इतने ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कुछ तो ऐसे कारण रही होगी, सरकार के भी कुछ कमियां रही होंगी, या फिर सरकार की ओर से जो डिमांड है किसानों की वो पूरी नहीं कर पा रहे होंगे। तो यही एक कारण है आज किसान जो है सड़कों पर उतर आए हैं दोस्तों। लेकिन हम उस समय एमएसपी ने हमारे देश को कितने ज़्यादा आर्थिक बूस्ट की, इकोनॉमी को बढ़ाई, जवानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी दोस्तों। आज वही किसान आज ऐसा स्थिति में पड़ी है। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं किसान इतने ज़्यादा सुसाइड करते हैं और आत्महत्या तक करते हैं लोग दोस्तों। तो कारण यही है कि वो अपने जो फसल उगाते हैं उस पर कोई निश्चिंत मूल्य ना होने के कारण वे लोग सुसाइड करते हैं। तो आज सरकार की या गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि वे किसानों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें करें जो वास्तव में किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहे। यदि किसान अच्छे रहेंगे, किसान यदि अच्छे फसल उगाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और देश के लिए किसी और बाहर
फसलों के बाहर से अनाजों की मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यही एक कारण है, इसलिए किसानों की डिमांड है कि एक निश्चित किया जाए एमएसपी को। ऐसा नहीं होता है तो वास्तव में किसानों के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज होगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ऐसे ही दोस्तों देखें तो हमारे जो क्लाइमेट है, हमारे जो जलवायु है, मानसून वाला है, कभी बारिश होती है, कभी धूप पड़ती है, कभी ठंड पड़ती है। तो इस प्रकार के जो मौसम है, किसानों की फसल को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देती है, जिसके कारण ऐसे ही हमारे किसान जो लॉ में या फिर लॉस में चले जाते हैं, और जिसके कारण जो है किसानों को बहुत सारे तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। सरकार के लिए कुछ ऐसे वास्तव में आप क्या समझते हैं दोस्तों, इसको एमएसपी को लॉ बना दिया जाए कि नहीं? आप अपने राय जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अपने आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? सरकार को करने की आवश्यकता है दोस्तों, और यदि ऐसा होता है तो वास्तव में किसान जो है बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएँगे, और हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद रहेगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस टॉपिक एनालिसिस में और इस वीडियो को देखने के लिए।